दोस्तों, अगर मैं एक गिलास पानी और एक लोहे की छड़ को बराबर मात्रा में गर्म करूं, तो क्या दोनों का तापमान एक जैसा बढ़ेगा? और आग की जलती हुई चिंगारी को बुझाने के लिए पानी ही क्यों डाला जाता है? तो आज की क्लास में इन दोनों सवालों का जवाब मिलेगा और क्लास के अंत में मैं आप लोगों को एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम उष्मा को सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि अच्छे से समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि उष्मा का प्रभाव से क्या होता है। दोस्तों, अगर हम किसी पदार्थ को उष्मा देते हैं तो क्या हो सकता है? उसका तापमान बढ़ सकता है। जैसे कि हम पानी और दूध को गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसका तापमान बढ़ता जाता है। लेकिन क्या हर बार उष्मा देने से उसका तापमान बढ़ेगा? नहीं। अगर हम जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या होता जाएगा? वो पिघल कर पानी बन जाएगा। अगर हम पानी को और गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। इस मतलब यह हुआ कि किसी पदार्थ को उष्मा देने से उसका तापमान ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है और उसमें प्रसार भी होता है। जैसे कि हमने बर्फ़ को गर्म किया, उष्मा दिया, तो बर्फ़ किस में बदल गया? पानी में बदल गया। ठोस से द्रव में परिवर्तित हो गया, उसकी अवस्था बदल गई। उसके बाद हमने पानी को फिर गर्म किया तो किस में बदल गया? भाप में बदल गया। पानी से वो भाप में बदल गया, मतलब लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो गया, मतलब उसकी अवस्था फिर बदल गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी पदार्थ को उष्मा देते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है और उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है और उसमें प्रसार होता है। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है Q इक्वल टू होता है m इंटू एस इंटू डेल टी, जहाँ पे Q होता है दी गई उष्मा, m होता है द्रव्यमान, s होता है विशिष्ट उष्मा और डेल टी होता है तापमान में परिवर्तन। मान लीजिए कि हमारे पास एक ही पदार्थ का एक 1 किलोग्राम है और एक 5 किलोग्राम है और हमको दोनों को समान ताप पर गर्म करना है, तो हमको किसको ज़्यादा उष्मा की आवश्यकता होगी? जाहिर सी की बात है कि 5 किलोग्राम के पदार्थ को ज़्यादा उष्मा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम उष्मा देंगे वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। इसलिए इस फार्मूला में हम S यानी विशिष्ट उष्मा और डेल टी को अगर स्थिरांक मान लें तो क्या हो जाएगा? Q अनुक्रमानुपाती m हो जाएगा, क्योंकि उष्मा जो है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि एक 1 किलोग्राम का पदार्थ था और एक 5 किलोग्राम का पदार्थ था, तो अगर हमको दोनों को समान ताप पर गर्म करना था तो 5 किलोग्राम वाले पदार्थ को ज़्यादा उष्मा की आवश्यकता पड़ रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो उष्मा है वह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये हमारा दी गई उष्मा का फार्मूला था, Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल टी। अगर हमको इसमें विशिष्ट उष्मा S का मान निकालना हो तो m और डेल टी को इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो विशिष्ट उष्मा S बराबर हो जाएगा Q बटे m इंटू डेल टी। अगर हमको विशिष्ट उष्मा की परिभाषा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ के एकक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो समुद्र के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि वहाँ का पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होगी उसे गर्म करने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं होगा, और अगर गर्म है तो उसको ठंडा करने में भी अधिक समय लगेगा। तो आपको याद रखना है कि जिसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है वह धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आपने समझा या नहीं। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर दो पदार्थों का द्रव्यमान समान है और दोनों को समान उष्मा दी जाए, लेकिन एक का तापमान कम बढ़े, तो उसकी विशिष्ट उष्मा कैसी है? अधिक है या कम है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा।